नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर राहुल गांधी का आया बयान। डॉक्यूमेंट्री को राहुल गांधी ने बताया सही, कहा सच को बाहर आने की होती है बुरी आदत। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर पूरे देश भर में जमकर बवाल। डॉक्यूमेंट्री पर अमेरिका का भी आया बयान। मोदी के समर्थन में अमेरिका पाक पत्रकार की हुई बोलती बंद। ममता बनर्जी की बड़ी मुश्किलें। ममता सरकार पर 2,29,000 करोड़ हेरफेर का बड़ा आरोप। कैग को पार्टी बनाने का हाईकोर्ट का आदेश। जेडीयू में भारी फूट, नीतीश से मोहभंग। आर पार के मूड में उपेंद्र कुशवाहा, दिया बड़ा बयान। कहा नीतीश हो रहे कमजोर, बताए आरजेडी से क्या हुई है डील। दिल्ली के मेयर का चुनाव फिर टला। आप बीजेपी के बीच जमकर घमासान। हंगामे के बाद सदन अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित। आज की सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी पर बने बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री की। नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सियासी घमासान मचा हुआ है। तमाम राजनीतिक हंगामे के बीच राहुल गांधी का भी इस मुद्दे पर बयान सामने आया। राहुल गांधी ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को सही बताया है। राहुल गांधी ने इस डॉक्यूमेंट्री का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि सच्चाई कभी ना कभी सामने जरूर आती है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर आपने गीता या उपनिषदों को पढ़ा है तो आप देख सकते हैं कि सच्चाई हमेशा सामने आती है। आप उसे कैद नहीं कर सकते। आप मीडिया को दबा सकते हैं, आप संस्थानों को नियंत्रित कर सकते हैं, आप सीबीआई, ईडी और सभी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सच तो सच होता है। आखिर राहुल गांधी क्यों समर्थन कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी की मजबूरी है कि वो इसे समर्थन करें। क्यों? क्योंकि ये सारा सूत्रधार, ये कांग्रेस पार्टी और उनके द्वारा क्रिएट किया गया ये जो इकोसिस्टम है उसके द्वारा प्रायोजित है। ये जो डॉक्यूमेंट्री बनी है इसके एक एक किरदार कांग्रेस पार्टी के दलालों में जिसकी गिनती होती है वही तो इस डॉक्यूमेंट्री में नजर आ रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्री इंग्लैंड में बनी 6 महीने पहले। यही राहुल गांधी इंग्लैंड में गए, किनसे मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने यह क्यों कहा था कि पूरे देश में केरोसिन ऑयल भरा पड़ा है, एक माचिस लगाने भर की देरी है। तो जिन लोगों से वो मुलाकात करके वापस लौटे उनकी सच्चाई कौन बताएगा? राहुल गांधी। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि सच की आदत होती है, देर सवेर वो बाहर आता है। इस डॉक्यूमेंट्री की सच्चाई जब दुनिया के सामने बाहर आएगी कि किसके कहने पे, किसके फाइनेंस के ऊपर, किन किन लोगों को किस तरीके से इसमें जोड़ा गया और क्यों इसे बनाया गया, इसका पर्पस क्या था, कांग्रेस पार्टी इस देश को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। वो जमाना चला गया कि आप हिट जॉब करवा के उसे झूठ को सच में तब्दील कर देते थे। जमाना बदल गया है। राहुल गांधी को ये स्टेटमेंट आगे आने वाले दिनों में काफी महंगा पड़ने वाला है। कहीं राहुल गांधी की सच्चाई सामने ना आ जाए। बिल्कुल ये सच्चाई सामने आनी ही है, क्योंकि एक एक किरदार इस डॉक्यूमेंट्री में जो नजर आ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के चमचों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। ये कांग्रेस पार्टी का टूल किट है जिसे बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री के जरिए हिंदुस्तान की जनता के ऊपर थोपा गया है। जी, तो पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री को राहुल गांधी सही बता रहे हैं, तो वहीं अमेरिका ने मोदी का साथ दिया है। तो दूसरी खबर में बात बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर आए अमेरिका के बयान की करेंगे। जब एक पाकिस्तानी पत्रकार ने प्राइस से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में सवाल किया तो उन्होंने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान पत्रकार की बोलती बंद कर दी। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि मैं उस डॉक्यूमेंट्री से परिचित नहीं हूं, लेकिन मैं उस
जीवंत लोकतंत्र के मूल्यों से परिचित हूं जो भारत और अमेरिका साझा करते हैं। अमेरिका ने भारत का समर्थन करके सभी के मुंह में तगड़ा तमाचा मारा है। देखिए, जब ये डॉक्यूमेंट्री आई तो इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तानी मूल के एक सांसद ने सवाल उठाया प्रधानमंत्री मोदी पे, जिसे तुरंत फौरन प्राइम मिनिस्टर सुनक ने डिसोन किया और ये कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को कैरेक्टराइज किया जा रहा है उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। फिर अमेरिका में तो हिम्मत नहीं पड़ी कि संसद के अंदर वो सवाल खड़ा कर सके, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी पत्रकार सवाल कर रहा है। मतलब एक तरफ पाकिस्तान है जो इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के पूरी दुनिया में ढोल पीट रहा है, और दूसरी तरफ ये कांग्रेस पार्टी है। ये रिश्ता क्या है, इसका कोई जवाब देगा? कौन है ये लोग जो हिंदुस्तान के अंदर डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए बवाल कर रहे हैं? जेएनयू में, तो केरल के अंदर, तो किसी और यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, हर जगह के हजारों जगह इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जाएगा। ऐसे नहीं कहा जाता कि पाकिस्तान की भाषा बोलता है हिंदुस्तान का विपक्ष। और जो लोग इस डॉक्यूमेंट्री से इतना ज्यादा प्रभावित हैं, उनसे यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, राहुल गांधी से भी पूछा जाना चाहिए कि क्या आपको अपनी ही सरकार के दौरान किए गए इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भरोसा नहीं है? जो एसआईटी बनी, जो सीबीआई ने जो जांच की, जो तमाम जांच हुई और इसकी सुनवाई जो गुजरात के अंदर नहीं, मुंबई हाई कोर्ट के अंदर चली, सुप्रीम कोर्ट में हुई, ये सब यूपीए सरकार के दौरान हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी को घंटों सीबीआई एसआईटी ने ग्रिल किया था, पूछताछ की थी। तब तो मोदी की सरकार नहीं थी, तब तो आपकी सरकार थी। तो फिर यह कहना कि एसआईटी की रिपोर्ट बेमानी है, वो अपने आप के ऊपर ही कीचड़ उछालने जैसा है। आपकी सरकार, आपके दौरान जांच सब कुछ आपके समय हुआ, और उसके बाद भी आपको हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन, हिंदुस्तान की जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी के फैसले के ऊपर आपको एतबार नहीं है। तो फिर ये गंदी राजनीति किस तरीके से हिंदुस्तान की जनता मान लेगी? 2002 जो गुजरात में हुआ वो शर्मनाक है, लेकिन ये कोई पहला दंगा नहीं हुआ हिंदुस्तान में। कांग्रेस के नाक के नीचे हजारों दंगे हुए, और 2002 को लेकर ये जो तमाम लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग ये जो ढोल पीट रहे हैं, उनको लग रहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री से 2024 का चुनाव जीत लिया जाएगा। ये बेवकूफ़ी है। 2002 के बाद से जिस तरह से हिंदुस्तान के मीडिया ने मोदी को बदनाम करने की कोशिश की, उस वजह से मोदी आज तक चुनाव नहीं हारे। 2024 में कांग्रेस पार्टी की यही हालत रही। इसी तरीके से गुजरात पे डंका बजाया गया तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव जीती। मतलब इस वीडियो टूल किट का कोई असर चुनाव में नहीं पड़ेगा? असर पड़ेगा। असर उसका यही है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ और भी लोग खड़े हो जाएंगे। जी, अब बात करते हैं ममता बनर्जी की बढ़ती मुश्किलों की। ममता बनर्जी की सरकार पर बड़ा आरोप लगा है। ये आरोप छोटा मोटा नहीं बल्कि 2,29,000 करोड़ के हेरफेर का है। दरअसल कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक पीआईएल दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य केंद्र के धन का गबन कर रही है। मामले की सुनवाई आज हुई। केंद्र से मिले 2,29,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं रखने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया गया। इस मामले में अब सीएजी और राज्य के वित्त सचिव को शामिल करने का आदेश दिया गया। कहां जा रहे हैं इतने पैसे? भाई, ममता बनर्जी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। ये पीआईएल है, केंद्र से पैसा जा रहा है और खर्च किसी और चीज में हो जा रहा है। ये घोटाला इस हिसाब का है कि आपके पास पैसे कुछ और चीज के लिए आते हैं, आप उस पैसे को डाइवर्ट कर देते हैं, इसलिए उसका हिसाब किताब नहीं मिलता। अब केंद्र सरकार कुछ करे तो कहेंगे भाई राजनीति है, और अगर कोर्ट के जरिए होगा तब तो सीधे हथकड़ी लगेगी।
हाईकोर्ट ने सीएजी को तलब किया है, कहा है इसमें पार्टी बनाने के लिए। सीएजी तो साफ साफ बताए कि सीएजी का काम क्या है कि जब सरकार का पैसा किसी मद में या किसी चीज के लिए, किसी योजना के लिए, किसी डिपार्टमेंट के लिए पैसा दिया जाता है तो सीएजी इस बात का हिसाब किताब रखती है कि जिस चीज के लिए पैसा देश के खजाने से निकाला गया, क्या सरकार, मंत्री उसे उसी मद में, उसी चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, और अगर उस काम के लिए वो पैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कहीं और डाइवर्ट हो जाता है, तो इसे कानूनी तौर पे एक भ्रष्टाचार, एक घोटाला माना जाएगा। 2,29,000 करोड़ ममता बनर्जी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेगी अगर वो हिसाब किताब नहीं दिखा सकेगी। और जो पीआईएल डाला गया है, पीआईएल में ये दावा किया गया है कि ममता के पास इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, और पीआईएल में दम है, इसलिए तो जज साहब ने उसे एक्सेप्ट किया। और ये जो दलील जो पीआईएल में दी गई है उसको एक्सेप्ट करना ही वो पहली सीढ़ी है कि ममता बनर्जी बंगाल की जनता को बता नहीं पाएगी कि किस तरीके से पैसे किसी चीज़ और के लिए आ रहे थे और ये कहीं और डाइवर्ट कर रही थी। और ममता की सरकार वैसे भी पैसे का गबन करने में अव्वल मानी जा रही है। पैसा आता है घर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री गृह आवास योजना के लिए पैसा आता है, मालूम चलता है तृणमूल के सारे गुंडे उसे खा जाते हैं। अम्फान तूफान आता है, केंद्र से चावल भेजा जाता है कि लोग खा सके, तृणमूल के गुंडे उसे चट कर जाते हैं। तो अब एक नया बवाल मचा है, ममता बनर्जी को इन सवालों का जवाब हाईकोर्ट में देना होगा। लेकिन क्या दे पाएगी ममता जवाब? अब सरकारी कामकाज है, अगर वो नहीं दे पाई तो बहुत बड़ी मुश्किल में वो फंसेंगी। जी, अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की। बिहार की सियासत कब किस करवट बैठेगी कोई नहीं जानता। पिछले 4 दिनों से बिहार की राजनीति बड़ी तेजी से बदल रही है। पहले दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी के नेताओं ने मुलाकात की, फिर उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि जेडीयू के कई बड़े बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। अब तो उपेंद्र कुशवाहा आर पार के मूड में आ गए हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश पर हमला बोला और कई चौंकाने वाले खुलासे किए। सबसे बड़ी बात, उन्होंने नीतीश कुमार से जेडीयू के आरजेडी में विलय की डील का जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि जेडीयू आरजेडी में क्या डील हुई है इस पर नीतीश कुमार जवाब दे, पर नीतीश कुमार को कोई जवाब नहीं सोच रहा है। क्या डील की है नीतीश कुमार ने? नीतीश कुमार से पूछा गया क्या डील किया गया है। ये जो गठबंधन में बदलाव हुआ, चुनाव लड़े आप बीजेपी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे, और बीच भंवर में बीजेपी को दरकिनार करके आप जो आरजेडी के साथ हाथ आपने मिलाया, तो वो डील क्या हुआ उसे सार्वजनिक कीजिए। नीतीश कुमार ने कहा हमको नहीं मालूम कौन क्या बोल रहा है। आजकल नीतीश कुमार को न कुछ सुनाई देता है, न कुछ दिखाई देता है, न मुंह चलता, कुछ बोलते भी नहीं है, हर चीज में कह देते हैं हमें नहीं मालूम। अब ऐसा तो चलेगा नहीं, ये विद्रोह है। नीतीश कुमार की पार्टी में नीतीश कुमार के खिलाफ ये बड़ा विद्रोह है। उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े लीडर हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि पार्टी की मीटिंग बुलाएं, बताएं क्या डील हुआ है, क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि आरजेडी की तरफ से ये साफ साफ कह दिया गया कि ये डील जो हुई है उसके तहत तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और आरजेडी पूरे देश भर में नीतीश कुमार को लेकर के आगे बढ़ेगी और उनको प्रधानमंत्री बनाएंगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वाह! मतलब चचा जान प्रधानमंत्री और भतीजा मुख्यमंत्री बनके राज करेंगे देश और राज्य के ऊपर। लेकिन दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार तो वैसे लालू यादव ने सही कहा, ऐसा कोई सगा नहीं नीतीश ने जिसको ठगा नहीं। अब बीच भंवर में फंस के नीतीश कुमार ने शायद ये कह दिया कि 2025 में जो चुनाव होंगे उसमें तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी तो मैं फेविकॉल लगा करके बैठा हूं गद्दी पे, मैं नहीं हटने वाला। उससे एक अलग विवाद गठबंधन के अंदर, और अब ये ज्वाला पार्टी के अंदर भड़क रही है।
उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि तमाम कार्यकर्ता, तमाम विधायक वो कंफ्यूजन की स्थिति में है कि ये भविष्य क्या होगा, नीतीश कुमार क्या करेंगे नहीं करेंगे, इसकी सारी जानकारी वो चाहते हैं कि वो पार्टी के मीटिंग में दें। अब विद्रोह तो हो गया, नीतीश कुमार के पास दो ऑप्शन है, आइदर वो पार्टी मीटिंग बुलाए और ये बताए कि क्या गठबंधन की शर्तें थी, क्या मसौदा तैयार हुआ, क्या सेटिंग हुई जेडीयू और आरजेडी के बीच में, या फिर उन्हें उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से बाहर निकालना पड़ेगा। दो चॉइस है, देखना यह है कि नीतीश कुमार कौन सा चॉइस एक्सेप्ट करते हैं। खुद पहले ही उपेंद्र कुशवाहा पार्टी ना छोड़ दे। देखिए, पार्टी वो अकेले नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह की कंफ्यूजन की स्थिति जेडीयू के अंदर है, कई सारे, जिसकी संख्या 25 से 30 बताई जा रही है, उतने विधायक जेडीयू छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आने को बेकरार है। ये फैसला अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को करना है कि वो भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खोलते हैं या नहीं। जी, अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की, दिल्ली मेयर चुनाव की, जो फिर आज हंगामे की भेंट चढ़ गया। दिल्ली नगर निगम में आज सभी 250 निर्वाचित पार्षदों ने शपथ तो ले ली। उम्मीद थी कि आज मेयर का चुनाव पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर से चुनाव टल गया। शपथ ग्रहण के दौरान जय श्री राम के नारे गूंजते रहे, केजरीवाल चोर चोर के नारे गूंजे। एमसीडी के सिविक सेंटर में वोटिंग शुरू होते ही हेडक्वार्टर में भारी हंगामा शुरू हो गया। आप बीजेपी मेंबर्स ने नारेबाजी की, बैरिकेड्स पर चढ़ गए और एक दूसरे पर बोतलें भी फेंकी, पर हंगामे के कारण सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित आज कर दिया गया। चुनाव होगा भी या नहीं होगा? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है ये केजरीवाल। ये अपने ही चाल में फंस गया। पिछली बार जब मनोनीत जो एल्डरमैन हैं, उनके शपथ को लेकर के इसने बवाल किया। आज क्या हुआ? आज सीआरपीएफ के जवान सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। आज अगर बवाल इन्होंने किया होता तो आज कई सारे पार्षद वो हॉस्पिटल में भी नज़र आते, बंद भी कर दिए जाते। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ का इतना कड़ा पहरा था। अब क्या किया जाए? कहने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब गुंडे चुन करके जाएंगे, जब दिल्ली के लोग गुंडों को आप चुनोगे तो ये कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। तो पिछली बार जिस चीज़ के लिए विरोध किया गया वो बड़ा स्मूथली हो गया। एल्डरमैन जो मनोनीत पार्षद थे उनको शपथ दिला दी गई, लेकिन केजरीवाल को ये डर सता रहा है। वैसे तो आज ही चुनाव होना था, लेकिन केजरीवाल बार बार इस बात से पूरी तरह से आशंकित है कि कहीं जिन लोगों को हमने पैसे लेकर टिकट दिए हैं वो भाजपा को वोट ना दे दें। और बीजेपी वाले और मजा ले रहे हैं। कल शाम में बयान जारी कर दिया कि तमाम पार्षदों से यह अपील की जाती है कि अंतरात्मा की आवाज़ सुने। ये अंतरात्मा की आवाज़ सुनने वाली कहानी जो है बड़ी खतरनाक होती है राजनीति में। भाई, पार्टी में आपके पास संख्या ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो कोई भी अक्लमंद व्यक्ति यही काम करेगा कि भाई हमारे पास बहुमत से इतना ज़्यादा सीट है, कांग्रेस पार्टी भी कह रही कि हम वोटिंग से बाहर हैं, तो जीत तो बिल्कुल तय है। उसके बावजूद भी आप हंगामा कर रहे हो। तो हंगामा करने की वजह बस एक ही है कि डर सता रहा है कि कहीं इसके पार्षद पाला बदल लेते हैं। चूंकि यहाँ पे कोई कानून अप्लाई नहीं होता, सीक्रेट वोटिंग है और दल बदल कानून जरा सा भी इम्पैक्ट नहीं करता, तो ऐसे में अगर वोट कम भी मिले, जीत भी गए, और अगर मान लीजिए वोट कम मिला, जितने पार्षद हैं उससे कम वोट आते हैं, तो केजरीवाल की तो किरकिरी हो जाएगी। तब तो ये नहीं कह पाएगा कि हम हरिश्चंद्र की औलाद हैं, हम भगत सिंह की औलाद हैं, कट्टर ईमानदार पार्टी हैं। तो देखिए, अभी ये बवाल कुछ दिन और चलेगा, क्योंकि केजरीवाल कन्फ्यूज़न की स्थिति में फंसे हुए हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितने पार्षद उनके साथ हैं और कितने पार्षद ऑलरेडी बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।